मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं, 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज की ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हैं 2026 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जिसका कोड रहने वाला है 801 BO। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर तैयार करके पेपर देने जाना था, क्योंकि इस मॉडल पेपर में मैंने उन प्रश्नों को रखा है जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ जाएंगे। क्योंकि मॉडल पेपर में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस मॉडल पेपर को तैयार करके मेरे पर जो आप लोग अपने पेपर में, जैसे ही आप लोग अपना पेपर देने जाओगे बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का, तो सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को इस मॉडल पेपर से मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाने वाले हैं। इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लेना और पूरा का पूरा याद करके चले जाना। इस मॉडल पेपर की जितने भी प्रश्न हैं सबको एक तरफ से याद कर लेना, है ना। तो एक भी प्रश्नों को मत छोड़ना। अब चलो हम बात करते हैं कि इस मॉडल पेपर को हम पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पर अपना नाम लिखना है, पूरा एकदम सेम रियल यही मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा तैयार करने के बाद आप लोगों के 70 में 70 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। समय जो रहने वाला समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का हमारा समय भी रहेगा, जो कि इस तरीके से देखो यहाँ पर दिया है। नोट हमारे सामने फिर दिया है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर है। देखो नोट दिया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो देखो 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ना है। अब निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश आप लोग पढ़ लो कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। निर्देश नंबर 2 कि प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। निर्देश नंबर 3 कह रहे कि प्रश्न पत्र के खंड बा में 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछा गया है। निर्देश नंबर 4 कह रहे कि प्रश्न पत्र में पास होने के लिए कम से कम 23 नंबर आवश्यक हैं। और निर्देश नंबर 5 कह रहे कि सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना खंड आप बहुविकल्पी प्रश्न। देखो खंड आप बहुविकल्पी प्रश्न में क्या होगा इस बार कि आप लोगों से 20 प्रश्न जो होंगे, 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हम आप लोगों को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबको आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर रियल एकदम यही पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्यों ना इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लें और पेपर देने चले जाएं। तो चलिए बात करते हैं, पूरा का पूरा मॉडल पेपर भी सॉल्व कराते हैं और आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को तैयार करके पेपर देने चले जाना। पेपर होने से 4 मिनट पहले आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा पूरा देख लेना। तो यहीं से ही आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न मिल जाएंगे। पहला प्रश्न जो कि 1 नंबर का पूछा रहेगा। पहला प्रश्न देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो प्रश्न नंबर 1 हमसे कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। ऑप्शन नंबर 1 दिया फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 दिया जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 दिया भारत, ऑप्शन नंबर 4 दिया इटली। तो हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। तो आप लोग यहाँ पर फ्रांस को सही करना, तो फ्रांस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 के बारे में देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया इटली, ऑप्शन नंबर 2 दिया फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 दिया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। तो देखो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए, लेकिन इसमें से 4 ऑप्शन में से हमारा वो सही जवाब हो जाएगा जो सही होगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 पूरा सही हो जाएगा, मतलब जर्मनी हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 जो है पेपर में हमारा 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी ने मेरे प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया 1919, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 1920, ऑप्शन नंबर 3 दिया 1922, ऑप्शन नंबर 3 दिया है, ऑप्शन नंबर 4 दिया 1924। तो यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का आप लोग सही आंसर करके आना 1919। तो इसका प्रश्न नंबर 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1919। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 4 है। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। प्रश्न नंबर 4 कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन देख लो, लेकिन इस 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन में से हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा जिस जहाँ पर लिखा होगा न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क को सही करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पर न्यूयॉर्क को सही करना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी। तो बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का ये भी प्रश्न देखो आएगा। प्रश्न नंबर 5 का जो मेरा सही जवाब हो जाएगा 1855 को सही करके आना। तो प्रश्न नंबर 5 का हमारा सही जवाब हो जाएगा 1855। और इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में,
प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहे हैं कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। जो प्रश्न नंबर 6 का जो दिया है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर 1 दिया नवीकरण योग्य, ऑप्शन नंबर 2 दिया प्रवाह, ऑप्शन नंबर 3 दिया जैव, ऑप्शन नंबर 4 दिया अनवीकरण योग्य। तो ये भी प्रश्न हमारा 1 नंबर का बनेगा। प्रश्न में कह रहे हैं कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लौह अयस्क जो है अनवीकरण योग्य प्रकार का संसाधन है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे, क्या कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। मतलब कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है। तो ये भी हमारा 1 नंबर का बनेगा। तो कपास की खेती के लिए हमारी यहाँ पर काली मिट्टी जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आप लोग यहाँ पर काली मिट्टी को टिक कर देना है ना। तो पेपर देने जाना तो OMR सीट में काली मिट्टी को भर देना। यहाँ पर आप लोगों का स्कोर पहुंचा, आप लोगों का 7 में 7 नंबर पूरे पक्के हो चुके हैं। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। अब देखो प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि सलाल बांध है ना। तो प्रश्न नंबर 8 जो कि पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि सलाल बांध जो है किस नदी पर बना है। तो सलाल बांध जो है मेरे प्यारे बच्चों किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया महानदी पर बना है, ऑप्शन नंबर 2 दिया है सतलज नदी पर बना है, और फिर इसके बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है चिनाब नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है कृष्णा नदी पर बना है। तो सलाल बांध जो है कहाँ पर है, किस नदी पर है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, चिनाब नदी पर बना है सलाल बांध। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर हमारा जो 9 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो ये प्रश्न जो है 1 नंबर का बनेगा। अब देखो यहाँ पर देखो सारे के सारे चारों के चारों ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर गलत दिख रहे हैं। धान, चना और गेहूं और तरबूज, है ना। कहीं पर भी अगर आप लोगों को बोर्ड में अगर ऐसा प्रश्न मिल जाए जिसके चारों के चारों ऑप्शन अगर गलत हों, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोगों को पता नहीं होगा। जहाँ पर अगर चारों के चारों ऑप्शन गलत हो तो उसका 1 नंबर फ्री का मिलता है ना। क्योंकि बोर्ड यहाँ पर गलती अगर कर देता है, बोर्ड ने अगर गलती की और उसने चारों ऑप्शन अगर गलत रख दिए तो बोर्ड क्या करता है, माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है कि चलो मैंने एक प्रश्न गलत कर दिया, मैं इसको 1 नंबर अपना फ्री का देता हूँ। 1 नंबर ऊपर आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर देगा, 1 नंबर अलग से देगा। लेकिन यहाँ पर देगा, हमसे कहा गया कि सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो इसका आप लोग सही जवाब नोट कर लो, उत्तराखंड। ये आप लोगों को 1 नंबर फ्री का मिलने वाला है क्योंकि 4 ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया चावल, ऑप्शन नंबर 2 दिया चना, मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर 3 दिया चना, ऑप्शन नंबर 4 दिया कपास। तो हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी रबी की फसल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 को सही करना है, चावल जो है मेरी रबी की फसल हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहे हैं कि बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो 1 नंबर का भी प्रश्न आएगा। अब देखो 4 ऑप्शन देख लो, फ्रेंच दिया है, डेनिश दिया है और डच दिया है, जर्मन दिया है। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए, लेकिन हमको बेल्जियम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो यहाँ पर हमको डेनिश को सही करना है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 हमसे करें कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। तो ये जो प्रश्न 1 नंबर का आएगा कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। इटली दिया है, इंग्लैंड दिया है, फ्रांस दिया है, जर्मनी दिया है। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, इंग्लैंड को सही करना है। तो OMR सीट में आप लोगों को इंग्लैंड को भरना है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय, संघीय सूची का कौन सा विषय। तो 1 नंबर का ये भी आएगा। प्रश्न नंबर 13 करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय। तो देखो रक्षा दिया है, व्यापार दिया है, कृषि दिया है और यहाँ पर हमको शिक्षा दिया है। तो यहाँ पर हमको व्यापार को सही करना है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 देखो हमसे क्या करें कि भारत में मताधिकार की आयु कितनी होती है। 1 नंबर का आएगा। तो भारत में मताधिकार की आयु मेरे पर जो अगर वोट डालने की उम्र आप लोगों की 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में 18 वर्ष दिया तो वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 दिया 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 दिया 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 दिया 18 वर्ष। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो ये भी हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को सही करना है, भारत को सही कर देना कि संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो प्रश्न नंबर 15 का भारत सही हो जाएगा कि भारत में संघात्मक शासन नहीं है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे
कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। जो उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता को अगर न्याय अगर पाना है तो उसको कहाँ जाना चाहिए, तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 दिया सिविल न्यायालय जाना चाहिए, और ऑप्शन नंबर 3 दिया उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 दिया जिलाधिकारी जाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 16 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा पूरा सही हो जाएगा कि उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र में जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे इसी, और प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 17 करें कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका देखो सही जवाब हो जाएगा जिनेवा को सही करना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा जिनेवा को सही करना है पूरा एकदम। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है, तो ये भी हमारा 1 नंबर का बनेगा। तो देखो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर जो हमारा 18 जो है, प्रश्न नंबर 18 जो है, इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर गलत दिए गए हैं, है ना। तो बोर्ड ने फिर से एक बार गलती कर दी है, चारों के 4 ऑप्शन गलत रख दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा, राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा, आंतरिक व्यापार नहीं होगा, वस्तु विनिमय नहीं होगा। तो इसका ये जो 1 नंबर जो है आप लोगों को फ्री का मिलेगा, फ्री का 1 नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बोर्ड ने प्रश्न को गलत कर दिया, है ना। तो अगर एक प्रश्न अगर बोर्ड अगर गलत करता है तो उसका 1 नंबर फ्री का देता है। आप लोग इस बात को याद रखना, कहीं पर भी अगर आप लोगों को लगे कि ये प्रश्न बोर्ड में गलत आ गया है तो उसका बोर्ड 1 नंबर अलग से देता है, 1 नंबर फ्री का देता है, क्योंकि बोर्ड वहाँ पर गलती मांगता है। और यहाँ पर देखो इसका सही जवाब क्या होगा कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है। तो प्रश्न नंबर 18 का आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा, कमेंट कर देना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, तो विकसित देश है 1 नंबर का ये भी बनेगा। देखो 4 ऑप्शन इसमें भी गलत हैं। वाशिंगटन नहीं होगा, जिनेवा भी नहीं होगा, और लंदन भी नहीं होगा, और टोक्यो भी नहीं होगा। तो विकसित देश कौन सा है, तो हमसे देखो विकसित देश देख लो कौन कौन से विकसित देश हैं, इसका भी आप लोगों को 1 नंबर फ्री का मिलेगा। विकसित देश देख लो कौन कौन से हैं। फ्रांस हो गया, फ्रांस एक विकसित देश है। जापान, जापान भी एक विकसित देश है। तो आप लोग दोनों को तैयार कर लो। ये 2 ऑप्शन जहाँ पर भी रखे हो तो आप लोगों को फ्रांस और जापान को सही करना। अब देखो आगे बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न नंबर 20 कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये तो हमारा 1 नंबर का बनेगा। तो आप लोग तैयार कर लेना, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से देखो आप लोगों का 20 में 20 नंबर पूरा पक्का हो गया है। अब बात करते हैं वर्णात्मक सेकंड। वर्णात्मक सेकंड जो कि आप लोगों का 50 नंबर का वर्णात्मक सेकंड भी पूछा रहेगा, जिसमें देखो 10 नंबर का मानचित्रकार भी पूछा रहेगा। तो मानचित्रकार भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो पूरा एकदम 70 में 70 नंबर आप लोगों का आज की इस क्लास में पक्का करा दूंगा। चलो बात करते हैं कि वर्णात्मक सेकंड यानी जो आप लोगों का 6-6 नंबर वाले और 4-4 नंबर वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड व वर्णात्मक प्रश्न। सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना और याद करके चले जाना, यहीं से आप लोगों को पूरा पेपर फंस जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्न दिया है जो कि इस तरीके से लिखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में देना है। तो सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को 80 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 1 हमसे कह रहे हैं कि नेपोलियन की पराजय जिसको 1815 लिखा गया है। नेपोलियन की पराजय 1815 के बाद ईस्वी के बाद यूरोपीय सरकारी रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का बनेगा, है ना। तो आप लोगों को इसको स्पष्ट करना है, पहले ही चैप्टर से इसको उठाया गया है कि नेपोलियन की पराजय 1815 के बाद यूरोपीय सरकारी रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी, स्पष्ट करना है इसको हमें। अथवा करके दिया, अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी आंसर लिख सकते हो। प्रश्न इसका देखो जो आप लोगों को अथवा करके दिया है कि कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का वर्णन करो। तो कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग इसका भी आंसर लिख सकते हो, मतलब अथवा करके दिया तो आप लोग इसका लिखो या फिर इसका आंसर लिखो, 2 में से एक आंसर लिखना है। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है, कोई 2 तर्क या कोई 2 कारण बताइए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, लेकिन फिर इसके बाद अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है तो एक और मौका आप लोगों को दिया जाता है। अथवा करके लिखा है तो देखो 2 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न जो होगा उसमें से आप लोगों को 2 में से एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को लिखना होगा, या फिर आप चाहें तो इसका भी उत्तर लिख सकते हैं कि जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और वर्षा जल संग्रहण के 2 उद्देश्य बताइए। तो आप लोग इसका आंसर लिखो या फिर आप लोग इसका आंसर लिखो, 2 में से एक का उत्तर लिखना है।
चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 देखो, जो कि पेपर में 4 नंबर का पूछा जाएगा कि संघवाद क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं बताइए। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आप लोग विशेषताएं लिख सकते हैं, 4 नंबर का विशेषताएं लिखना है आप लोगों को। एक हमारे सामने अथवा करके ऑप्शन दिया है कि भारत में सामाजिक विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी 3 प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में सामाजिक विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख करो, तो 4 नंबर मिल जाएगा आप लोगों का। आप देखो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि भारत अर्थव्यवस्था के संगठित असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो 4 नंबर का देखो प्रश्न ये पूछा जाएगा हमसे। फिर यहाँ पर हमसे अथवा करके पूछा गया। देखो अगर आप लोगों को उसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि दैनिक जीवन में मुद्रा को किस प्रकार उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में मुद्रा को किस प्रकार उपयोग किया जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये आप लोगों का 4 नंबर वाले, यानी कि जो हमारा जो प्रश्न रहेगा, जो लघुत्तरी प्रश्न जो होंगे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 16 नंबर का लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखो बात करते हैं वर्णनात्मक सेकंड, जो आप लोगों का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में लिखना है। तो 150 शब्दों में आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जो कि 6 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कि प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा सुझाए गए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में 3 मुख्य सुझावों का उल्लेख करिए मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। एक अथवा करके मौका दिया गया है आप लोगों को, आप लोग इसको भी सही कर सकते हैं कि भूमि निम्नीकरण का अर्थ बताइए। भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी उद्योग किस प्रकार उत्तरदायी हैं। तो अब देखो 6 नंबर वाले प्रश्न हैं, और 6 नंबर प्रश्न है तो बड़े बड़े प्रश्न तो होंगे, है ना। या इसका लिखो उत्तर या फिर इसका उत्तर, 2 में से एक का उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 जो रहने वाला हमारे आप लोगों के पेपर में 6 नंबर का प्रश्न नंबर 2 पूछा जाएगा कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 4 प्रकारों के प्रदूषण का उल्लेख कीजिए। जो उद्योग जो होते हैं पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग इसका उल्लेख लिख सकते हैं। आप देखो अथवा करके दिया गया है। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जनसंख्या के साधन किस तरह लोगों में जागरूकता उत्पन्न करते हैं, इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जैसे हमसे कहा गया कि जो जनसंख्या के साधन जो है किस तरह लोगों में जागरूकता उत्पन्न करते हैं, इसकी भूमिका को स्पष्ट करना है। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। फिर इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 3 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। तो ये भी प्रश्न हमारा 6 नंबर का बनेगा। एक अथवा करके दिया गया है, अथवा करके देख लो कौन सा प्रश्न है। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन करो। तो लिखा किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। तो आप लोग 3 का वर्णन कर देना है। यहाँ पर देखो लिखा कीजिए। पूरा मॉडल पेपर रियल फंस चुका है पेपर। प्रश्न नंबर 4 देखो कि मुद्रा वस्तु विभाजन की समस्या को किस प्रकार या फिर किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो 6 नंबर का प्रश्न बनेगा आपके पेपर में। एक हमारे सामने अथवा करके दिया गया कि अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, अल्प बेरोजगारी को दूर करने के 3 तरीके बताइए जिससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके। तो ये प्रश्न हमारा पेपर में 6 नंबर का बनेगा। तो देखो यहाँ से आप लोगों का 6 नंबर वाले जितने भी प्रश्न 6 नंबर वाले हैं और जितने भी प्रश्न 4 नंबर वाले हैं वो सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा मानचित्रकार। तो आप लोग देख सकते हैं मानचित्रकार किस तरीके से पूछा गया है। मानचित्रकार के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं। 5 प्रश्न जो होंगे आप लोगों का इतिहास से पूछा जाएगा। 5 प्रश्न जो रहने वाले हैं आप लोगों के इतिहास से पूछे जाएंगे, और जो 5 प्रश्न जो रहेंगे वो आप लोगों का भूगोल से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों का 10 नंबर का मानचित्रकार भी पूछा जाएगा। तो चलो देख लेते हैं। निर्देश दिया है, पहले निर्देश को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। 9A और 9B जो है मानचित्र से संबंधित है। तो सबसे पहले 9A को देखेंगे। 9A कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित कर दिए गए। तो आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इतिहास में, जो कि आप लोगों के सामने लिखे हैं कि वही स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पूरा तैयार कर लेना। 1 नंबर का आएगा प्रश्न।
आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो ये भी प्रश्न हमारा 1 नंबर का बनेगा। प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे कह रहा है कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो ये भी हमारा 1 नंबर का बनेगा। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान में प्रारंभ किया, तो ये भी हमारा 1 नंबर का बनेगा। प्रश्न नंबर 5 को देख लो। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये भी हमारे 5 नंबर का आप लोगों का इतिहास से पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों के 5 नंबर समाप्त हुए। अब चलो बात करते हैं भूगोल के बारे में कि भूगोल में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर देखो लिखा है 9B। 9B कह रहे हैं कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाई। तो मानचित्र आप लोगों को दिया जाएगा जिसमें से आप लोगों को इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाना है, और इसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाना है, इसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाना है, इसको मैं इस प्रकार चिन्ह द्वारा, इसको इस प्रकार चिन्ह द्वारा, मतलब पांचों के पांचों प्रश्नों को आप लोगों को चिन्ह द्वारा दर्शाना है ना। पहला देखो प्रश्न दिया है कि लौह इस्पात उद्योग एक केंद्र, उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाना, आप लोगों के मानचित्र दिया जाएगा, उसी में आप लोगों को दर्शा देना है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो रांची नगर है, रांची नगर कहाँ है और कैसा है, तो आप लोगों को इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है, मतलब नाम भी लिखना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध, इसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। और प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी, उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों का पूरा मॉडल पेपर समाप्त हो चुका है। पूरा का पूरा मॉडल पेपर अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया और याद करके चले गए तो 70 में 70 नंबर आप लोगों का इसी मॉडल पेपर से पक्का हो जाएगा।